कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली सिम्टम को कैसे पहचाने, क्या वो लक्षण है जिससे एक व्यक्ति को पता लगे कि मुझे ये कैंसर हो गया है। नॉर्मली फीमेल्स 30 to 35 ईयर्स की एज में आती हैं कि जी हमें ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है। मैं एक बात बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि जो पेन है, दर्द है, जी, अगर आपकी गांठ, ब्रेस्ट में गांठ है और आपको दर्द है तो आप 99% समझ लें कैंसर नहीं है। भारत के अंदर 70% लोगों को पता तब लगता है जब लेटर स्टेज में पहुंच जाती है। सबसे बड़ी स्क्रीनिंग है आपका खुद का अवेयरनेस और खुद फील करना, क्योंकि ब्रेस्ट आपकी बॉडी से बाहर है, जी सर, ये बॉडी के अंदर तो है नहीं, जी। तो आप खुद फील कर सकते हैं कि ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है। क्यों ये ब्रेस्ट कैंसर आजकल तेजी से बढ़ता जा रहा है? अभी आजकल एक हमारे देश में थोड़ा सा ट्रेंड नया चला है कि या तो बच्चे होना, जी। अगर हो तो एक। बच्चे का सिर लग गया दूध पिलाते हुए तो उससे भी कोई लंप या गांठ बनने की संभावना होती है? वो बच्चे का सिर लगने से एक कंडीशन होती है ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस, वो बच्चे का सिर लगने से ट्रॉमा से होती हैं, और वो ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस वो बहुत ही क्लोजली मिमिक करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। मैमोग्राफी की कोई उम्र है कब महिला को कराना चाहिए, या सिर्फ गांठ जब उसको लगे तभी कराना चाहिए? आप जाके पहले सर्जन से कंसल्ट करो, एंड इफ ही फील्स कि मैमोग्राफी करानी चाहिए तभी आप करवाएं, खुद से ना करवाएं। अब हम बात करें ट्रीटमेंट के पार्ट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? हमारे पास ट्रीटमेंट सर्जरी, जी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। आपकी भविष्य की कुछ योजनाएं हैं जो आप करना चाहते हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एज ए डायरेक्टर? मेरी योजना ये है कि मैं सारे डिपार्टमेंट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करना चाहता हूँ। दोस्तों, बियॉन्ड बाउंड्रीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं जो अपना समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर MK गर्ग। ये आजकल कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर पद पे आसीन है। ये एक सर्जन है, ये एक एजुकेटर है और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस पॉडकास्ट में हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनसे बहुत सारी बातें समझेंगे, कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई। और एक बात और उनके साथ खास है कि जब से वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आए हैं, जब से एज ए डायरेक्टर उन्होंने ये पद संभाला है, वहाँ की कायाकल्प कर दी है। वो एक बेहद ऑनेस्ट इंसान है, वो एक डेडिकेटेड इंसान है, वो एक डिसिप्लिन्ड इंसान है और बहुत सारी खूबियाँ उनके अंदर हैं। तो उनके जीवन के बारे में, उनके हर पक्ष के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर गर्ग का अपने इस एपिसोड में। डॉक्टर साहब, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और आप डॉक्टर गर्ग, इन्होंने 1985 के अंदर MBBS अपनी पूरी की, 1989 के अंदर इन्होंने अपनी PG पूरी की और उसके बाद 2000 में ये टीचिंग में आए। ऑल इंडिया एसोसिएशन है जो सर्जन्स की, उसके ये स्टेट प्रेसिडेंट रहे और उसके साथ साथ 50 पब्लिकेशंस नेशनल और इंटरनेशनल इनके नाम हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में नेशनली इंटरनेशनली कॉलेज के लिए पेपर सेटिंग करते हैं, MBBS के लिए और PG के स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ही विशाल इनका व्यक्तित्व है। तो उनसे ही जानते हैं इस सारी जर्नी के बारे में। और उनका स्पेशल इंटरेस्ट सर्जरी में भी ब्रेस्ट कैंसर में है। तो ये यात्रा कैसी रही और कैसे उनका इंटरेस्ट बना कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ही मुझे ज़्यादा काम करना है, तो उनसे ही जानते हैं। सर, बताइए अपनी जर्नी के बारे में। मैं एक छोटी सी जगह पला बड़ा, एक छोटे से टाउन का रहने वाला। 1962 में जी, मेरा जन्म हुआ। स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूलिंग, हाई स्कूल, मैं हिंदू AS हाई स्कूल में सिरौरा, एक छोटी सी जगह, वहाँ पढ़ा। मैट्रिक वहाँ से की। जी, और मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो आज के की फैसिलिटीज से लैस नहीं था। मैंने इंग्लिश की ABC पहली बार 5वीं क्लास में पढ़ी थी। जी, जो आजकल बच्चे LKG और माइट बी बिफोर दैट प्रेप समथिंग लाइक दैट उसमें पढ़ते हैं। जी, कठिनाइयों में
पढ़ा। मेरे पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, जेबीटी टीचर थे। माताजी हाउसवाइफ। 4 भाई बहनों में मैं दूसरे नंबर पे। और स्कूलिंग मैंने हिंदू स्कूल से की। मैं अपने स्कूल में 1976 में मैंने मैट्रिक की थी और वहाँ मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आया था। तो ऑनर बोर्ड, अभी मैं लास्ट ईयर गया था स्कूल में अपने, तो ऑनर बोर्ड पे नाम देख के मुझे आज अच्छा लगा कि 76 में मेरा नाम ऑनर बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देन फिर मैं डीएवी कॉलेज अम्बाला में चला गया, हॉस्टल में एट द एज ऑफ 14। 14 साल की एज में मेरे पेरेंट्स ने भी विश्वास रखा 14 साल के बच्चे को हॉस्टल में भेजने के लिए, और मुझे भी विश्वास था और मैं हॉस्टल चला गया। 77 में प्री मेडिकल किया। अंडर एज था, 23 दिन मेरी एज कम थी फॉर पीएमटी, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया प्री मेडिकल के बाद, क्योंकि 62 का मेरा जन्म था, तो 78 में 31 दिसंबर 78 तक मेरे 17 साल पूरे नहीं होते थे। देन फिर मैंने बीएससी सेकेंड ईयर ज्वाइन कर लिया, और सेकेंड ईयर देन फाइनल ईयर एट द एज ऑफ 18 आई ग्रेजुएटेड। और फिर मैंने बीएससी फाइनल के बाद एग्जाम दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड एट रोहतक मेडिकल कॉलेज इन 1980 ग्रेट। एट द एज ऑफ 18। वहाँ एमबीबीएस किया। 84 में फाइनल ईयर क्लियर किया। 85 में इंटर्नशिप की, जी। और इंटर्नशिप करने के बाद वी स्लिप्ड इनटू हाउस जॉब, जो एक ऑटोमेटिक चीज़ थी कि हाउस जॉब करते हैं सब लोग। फॉर 1 ईयर आई रिमेंड इन जनरल सर्जरी हाउस जॉब, और उसके रहते रहते जैसे सर्जरी में हम 1 साल रहे, तो उसके अंदर डेप्थ सब्जेक्ट की आने लगी और मैं उस चीज़ को थोड़ा एंजॉय करने लगा। 1987 में मैंने फिर पीजी ज्वाइन की, तब 2 साल की होती थी 1+2, एंड 88 में फिर मेरी मैरिज हुई। मेरी पत्नी जो अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी है जी। बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन खानपुर कला में, तो वो भी पीजी कर रही थी, मैं भी पीजी कर रहा था। वी गॉट मैरिड एंड 89 में फिर मेरी पीजी जब कंप्लीट हुई तो मैं महाराष्ट्र चला गया, सेवाग्राम, जहाँ मेरी वाइफ पीजी कर रही थी, एंड फॉर अराउंड 6 months आई रिमेंड देयर ऑल्सो, और हम पीजी कंप्लीट करके फिर वहाँ से 89 में आ गए थे। ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। फिर हमने एकेडमिक्स चुना आफ्टर गोइंग थ्रू मैनी थिंग्स, क्योंकि सबका होता है मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैंने वो नौकरी करनी है, उस तरह की सब चीज़ें ये क्लिनिशियंस के जीवन में आती हैं। जब हमें लगा कि जो हम करना चाहते हैं बेसिकली वो हम एकेडमिक्स में ही कर पाएंगे, जी। तो एकेडमिक सेंटर किया। और करंट सिचुएशन पे पहुंचते पहुंचते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जी। और उस टीचिंग में जाते हुए, उस टीचिंग में इन्वॉल्व होते हुए रिसर्च में इंटरेस्ट अपना कंटिन्यूड रखा, पब्लिकेशंस की। आज करीबन 10 महीने से मैंने फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एज डायरेक्टर ज्वाइन किया। जी सर। डायरेक्टर होने के साथ साथ मैं प्रोफेसर भी हूँ, जी सर। और प्राइमरीली मुझे लगता है एजुकेटर होना वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है। कॉलेज में भी जब तक मौका मिलता है तो मैं अपनी टीचिंग की जो भूख है उसको मैं शांत करने में कभी हिचकता नहीं। बहुत बढ़िया। अंडर ग्रेजुएट लेवल एज वेल एज एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। खुद अभी एज ऑन टुडे मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जामिनर हूँ, पेपर सेटर हूँ। मैं डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए डिफरेंट स्टेट्स में भी जाता हूँ। थीसिस
रिसर्च उसका काम वो भी करता हूँ। 2015 में मैं ASI की जो हमारी स्टेट बॉडी है हरियाणा, उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टेट चैप्टर ऑफ हरियाणा ASI। और नेशनल और स्टेट लेवल पे मैं लेक्चर, पैनलिस्ट, यूजली एज ए इनवाइटेड फैकल्टी जाता हूँ। इंटरनेशनली मुझे मौका मिला एक बार अपना लेक्चर देने का, तो आई प्रेजेंटेड ए पेपर, आई डिलीवर्ड ए लेक्चर इन 2016 एट मिलान इन इटली। ग्रेट। तो ये मेरी थोड़ी सी ब्रीफ जर्नी है। रहा ब्रेस्ट कैंसर का इंटरेस्ट, मुझे कुछ, हर आदमी का एक प्लस माइनस होता है। गेम में, क्रिकेट में विराट कोहली का कोई ना कोई फेवरेट शॉट था। जी सर। गावस्कर का कोई ना कोई फेवरेट शॉट था और है। अजीत वाडेकर का भी कुछ फेवरेट शॉट था, कुछ है। और अभी महेंद्र सिंह धोनी का भी कुछ फेवरेट शॉट था, कुछ है। जी। अभी जो क्रिकेटर्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ के कोई फेवरेट शॉट्स हैं जो वो अच्छे से लगाते हैं, और कुछ ना कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो वो उतने अच्छे से नहीं लगाते हैं। सर। तो यूँ समझ लो कि मेरा भी फेवरेट शॉट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मेरा रहा है। मैं इनवाइटेड रहा हूँ पैनलिस्ट, और मुझे एक इंटरेस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, एक इन डेप्थ एनालिसिस, जी सर, मैं ब्रेस्ट कैंसर का मुझे समाउ करने में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। आपके जीवन की जो यात्रा है, जर्नी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसके बहुत सारे विविध पक्ष हैं, बहुत सारे आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। हम सबसे पहले पेशेंट के दृष्टि से और आपके सर्जन होने की जो एक्यूमेन है आपके पास, उसके बारे में आपका जो नज़रिया है उससे शुरू करेंगे। एक सर्जन को एक्सीलेंस लेवल पे जाने के लिए अगर मैं उसको एक उपमा से बताऊं तो वो नदी की तरह से होता है। नदी जब धीरे धीरे चलती है, वो पत्थरों को, चट्टानों को काटती हुई अपने मार्ग में बढ़ती है और वो एक्सीलेंस प्राप्त करती है, धीरे धीरे सागर में मिल जाती है और एक बड़ा रूप, बड़ा आयाम प्राप्त कर लेती है। सर्जन भी एक बिल्कुल इसी तरह से अब शार्प करता है अपने आप को, अपने एक्यूमेन को। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भारत के अंदर इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वैसे तो पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। लाइफस्टाइल जो हमारे चेंजेस हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक और स्पेशली मैं भी ये जानना चाहूँगा आपसे कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली सिम्टम को कैसे पहचाने, क्या वो लक्षण है जिससे एक व्यक्ति को पता लगे कि मुझे ये कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो है छाती में गांठ, ब्रेस्ट में गांठ। जी सर। नॉर्मली फीमेल्स 30 to 35 ईयर्स की एज में आती हैं कि जी हमें ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है। तो मैं एक बात बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि जो पेन है, दर्द है, जी, अगर आपकी गांठ, ब्रेस्ट में गांठ है और आपको दर्द है, तो आप 99% समझ लें कैंसर नहीं है। ओके, 99 नहीं है? नहीं है जी, 99% नहीं है जी। 99 भी थोड़ा कम कह रहा हूँ, और भी ज़्यादा समझ लें कि इफ़ इट इज़ ए पेनफुल लंप तो प्रोबेबली इट इज़ नॉट कैंसर। एक बात। जी सर। दूसरी बात, फीमेल्स नॉर्मली सिटिंग पोजीशन में ब्रेस्ट को फील करती हैं। जब फीमेल्स को प्रेगनेंसी होती है तो ब्रेस्ट में दूध की वजह से जो चेंजेस आते हैं तो उससे ब्रेस्ट बड़ी भी होती है और दूध सिक्रीट होता है, फिर बच्चा दूध पीता है। तो जब ब्रेस्ट दूध पीने के बाद, बच्चा होने के बाद, जी, जब अपने नॉर्मल साइज में आना चाहती है, आती है हार्मोन से, जी सर। तो जहाँ से वो जितना नॉर्मल आएगी तो वहाँ पे एक फाइब्रोसिस होता है, या यूँ कहूँ कि सख्ती हो जाती है वहाँ से। जी, तो जो ब्रेस्ट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन से पहले जो सॉफ्टनेस है ब्रेस्ट की, वो चली जाती है। और ये जो सख्ती है, जिसको हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं, फाइब्रोसिस बोलते हैं, कि ब्रेस्ट अपने नॉर्मल साइज में आ रही है, जी सर। ये सख्ती जब पेशेंट को महसूस होती है, उसको लगता है मुझे गांठ हो गई है। मायने इस गांठ होती नहीं है, ये उसको सख्ती महसूस हो रही है और बैठे हुए
वो महसूस करना कि मेरे शक्ति है, तो इस चीज़ के साथ आती है। तो आप ये समझ लें, और इसमें यूजुअली पेन होता है। इस कंडीशन को यूजुअली हम फाइब्रोडिनोसिस कहते हैं। जी। तो पेनफुल ब्रेस्ट, पेनफुल लंप एंड बाइलेटरलिटी, जब दोनों तरफ आपको लंपी फील हो, तो आप समझ लो कि मोस्ट लाइकली कैंसर नहीं है। नहीं है। नहीं। ठीक है सर। कैंसर होने के लिए एक ही ब्रेस्ट में गांठ, और यूजुअली पेनलेस। मतलब पेन नहीं होगा और एक ही तरफ होगा, यूनिलेटरल होगा। यूजुअली बाइलेटरलिटी इज वेरी रेयर, जी सर। वेरी रेयर। सो यूजुअली एक साइड पे, और पेन नहीं होगा। जी। ये सबसे बड़ी सिम्टोमेटोलॉजी है, सीधा डॉक्टर के पास जाएं। भारत के अंदर 70% लोगों को पता तब लगता है जब लेटर स्टेज में पहुंच जाती है। तो स्क्रीनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बढ़ जाता है। तो जैसे आपने बताया कि भाई अगर वो यूनिलेटरल है और विदाउट पेन है, तब एक तो ये हो गया। तो क्या स्क्रीनिंग में सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेशन उसकी होगी, डॉक्टर क्या वो करेगा? वो थोड़ा सा पेशेंट के मन में डर होता है भी किस चीज़ से मुझे गुजरना पड़ेगा। तो वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कैसे बने, कैसे पेशेंट को ये पता लगे? देखिए, अब से पहले तो कहते थे कि 35 ईयर से 45 ईयर से ऊपर मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग करा लें। जी। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। जी। सबसे बड़ी स्क्रीनिंग है आपका खुद का अवेयरनेस और खुद फील करना, क्योंकि ब्रेस्ट आपकी बॉडी से बाहर है। जी सर। ये बॉडी के अंदर तो है नहीं। जी। तो आप खुद फील कर सकते हैं कि ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है, और जैसे ही आपको लगे कोई गांठ है, आप फील करें, और पर्टिकुलरली लेट के फील करें। लेट के फील करेंगे तो आपको उसमें चेस्ट वॉल के अगेंस्ट आपको गांठ महसूस हो सकती है। तो इमीडिएटली आप सर्जन के पास जाएं। जी। पहले का ज़माना क्या था, पहले अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो लोग अवेयर नहीं हो पाते थे। अगर कहीं जाना भी है तो उनको एक्सपर्ट मिलता नहीं था। जी सर। आज मुझे नहीं लगता कोई एक्सपर्टीज़ की कमी है। आज मैं देखता हूँ कि सर्जन्स अवेलेबल हैं, इवन टाउन्स में। मुझे लगता है घरोंडा में भी अवेलेबल होंगे। जी सर। तो अब आप डॉक्टर के पास तो पहुंचना आपने है, और किसी अंधविश्वास, टैबू, मिथ उनसे दूर रहें और सीधा डॉक्टर के पास जाएं। आगे डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये क्या है। आपने सिम्टम की बात करी, पेशेंट को कैसे पता लग जाए वो आपने बात करी। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? क्यों ये ब्रेस्ट कैंसर आजकल तेजी से बढ़ता जा रहा है? हाँ, इसके कुछ ना प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो आजकल जैसे हमारे देश में 2-3 चेंजेस आए हैं। 1, लेट मैरिजेस। जी। सेकेंड, लेट चाइल्ड बर्थ एट ए लेटर एज। अगर आपका बच्चा 35 साल की एज में होगा तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू व्हेन यू गेट एट 25 ईयर्स ऑफ एज। जी सर। दूसरा, फ्यूअर चिल्ड्रन। अभी आजकल एक हमारे देश में थोड़ा सा ट्रेंड नया चला है कि या तो बच्चे होना, जी। अगर हो तो एक। जी। तो उससे भी, क्योंकि बच्चे कम होने से आपका जो इंसिडेंस है, जो प्रीडिस्पोजिशन है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो हो जाती है, और आपके चांसेस ज़्यादा हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। थर्ड, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। ओबेसिटी रिस्पॉन्सिबल है। कुल मिला के ये सब चीज़ें जो आज का लाइफस्टाइल है, जो हमारा नॉर्मली आज का जो जिस तरह हम लोग जी रहे हैं, सोशली जो हम रह रहे हैं, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने का स्कोप है। मतलब आपके हिसाब से जीन्स के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जो बढ़ने में। डेफिनेटली। माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उससे भी कोई संबंध होता है, या कई बार एक मिथ है या असली है ये कि बच्चे का सिर लग गया दूध पिलाते हुए, तो उससे भी कोई लंप या गांठ बनने की संभावना होती है? आपके 2 क्वेश्चंस अलग हैं। जी सर। 2 क्वेश्चंस अलग हैं। जी। आपका पहला क्वेश्चन है कि दूध पिलाने से ब्रेस्ट कैंसर का क्या रिलेशन है। ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव एज फार एज ब्रेस्ट कैंसर इज कंसर्न। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हैं बनिस्बत इसके
जो महिलाएं दूध नहीं पिलाती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर एक प्रोटेक्टिव है, पहला सवाल तो आपका ये है। जी सर। दूसरा, जो आपका सिर लगता है, वो बच्चे का सिर लगने से एक कंडीशन होती है ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। वो बच्चे का सिर लगने से ट्रॉमा से होती हैं, और वो ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस वो बहुत ही क्लोजली मिमिक करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। तो आपने जब भी आपको ऐसा लगे, केवल ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस कैंसर नहीं है, बट अगर आपको गांठ लगे तो आप ये मत सोच के रहें कि ये तो मेरे सिर लगा होगा और ये ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस ही होगा, इसलिए कंसल्ट ए सर्जन। मैमोग्राफी की कोई उम्र है कब महिला को कराना चाहिए, या सिर्फ गांठ जब उसको लगे तभी कराना चाहिए, या वैसे भी कोई स्क्रीनिंग का फायदा होता है मैमोग्राफी? पहले मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग करते थे और जस्टिफाइड भी थी। जी। आज मैमोग्राफी का अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है एज फार एज स्क्रीनिंग इज कंसर्न। रीज़न बड़ा सिंपल है, ब्रेस्ट आपके प्रोजेक्शन बाहर है, आप खुद फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि मैमोग्राफी से कराना है, मैमोग्राफी तो एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, जी सर। उसकी अपनी सीमाएं हैं। अगर आपकी मैमोग्राफी नेगेटिव आ जाए या उसमें कुछ ना दिखे तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है। तो मैमोग्राफी की एक स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। मैं तो ये कहूँगा खुद करवाने के बजाय आप जाके पहले सर्जन से कंसल्ट करो, एंड इफ़ ही फील्स कि मैमोग्राफी करानी चाहिए तभी आप करवाएं, खुद से ना करवाएं। सर्जन ने डायग्नोज कर लिया कि ब्रेस्ट कैंसर है, पेशेंट को डिटेक्ट हो गया, तो उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या टाइप्स हैं? ब्रेस्ट कैंसर की पैथोलॉजिकल टाइप्स तो बहुत हैं। जी सर। पैथोलॉजिकल टाइप्स हैं, पैथोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस हैं, उसके अंदर कई पैथोलॉजिस्ट चेक करते हैं। और स्टेजेस का तो बड़ा सिंपल, मैं अगर आपको एक लेमैन को एक बड़ा बताऊं, मैं आपको सिंपल सा जी। लेमैन के लिए ब्रेस्ट कैंसर की दो वेराइटीज़ होती हैं। वन कि ये वहीं तक है, दूसरा ये सारे शरीर में है। अगर आप कायदे से देखें जी सर, तो बेसिकली तो दो टाइप्स हैं। ठीक है। तो उसको अगर हम टेक्निकली कहें तो वी कैन से इज ए लोको रीजनल डिजीज और इट इज़ ए मेटास्टेटिक डिजीज। यस। तो वो टेक्निकल है। जी सर। यही दो हैं। एक में बस वो एक लोकलाइज रहेगा, ब्रेस्ट तक रहेगा, दूसरे में शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा। सर ये तो आपने बताया कि कैसे स्क्रीनिंग करनी है, मेमोग्राफी का क्या रोल है। अब हम बात करें ट्रीटमेंट के पार्ट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? हमारे पास ट्रीटमेंट सर्जरी, जी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। इसमें अगर देखा जाए तो दो किस्म की थेरेपीज होती हैं। जी सर। दैट इज़ लोको रीजनल एंड सिस्टेमिक। लोको रीजनल होता है कि आप लोकल कंट्रोल कर लें, सिस्टेमिक है कि जो सिस्टम में, जो सारी बॉडी में अगर कोई है तो वहाँ जाएं। लोको रीजनल जो थेरेपी होती है दैट इज़ सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी, और सिस्टेमिक जो थेरेपी होती है दैट इज़ कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। कितना लंबा ट्रीटमेंट पेशेंट में चलता है? ये सर्जरी होनी है या कीमो रेडियो चलनी है, इसकी डिसीजन किस तरह से मतलब सर्जन लेता है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं? देखो, ऑन्कोलॉजी में ब्रेस्ट कैंसर में बड़ा सिंपल सा एक वो है जी सर, कि इफ़ इट इज़ रिसेक्टेबल इट शुड बी रिमूव्ड। और लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी अगर आपने देनी है तो उसके लिए गाइडलाइंस हैं, बट सर्जन की पर्सनल प्रेफरेंसेस, जी सर, पेशेंट की प्रेफरेंसेस, फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कौन सी ट्रीटमेंट को क्या देते हैं। अल्टीमेटली गोल एक ही है कि पेशेंट का सर्वाइवल, कि पेशेंट का सर्वाइवल कितना करना है, कितना आना चाहिए। तो हमारा गोल तो ये है कि पेशेंट 100% जिए, डिजीज़ फ्री रहे। और आज जो ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल है आज अच्छा है। रिकरेंस की कितनी ज़्यादा वो है सर, कि कितने % पेशेंट में दोबारा होने की संभावना होती है? रिकरेंस एडवांसिंग स्टेज के साथ ज़्यादा होता है। जी, पर मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा जरूर। जी सर। ओवर ए पीरियड ऑफ माय एक्सपीरियंस लाइफ, जी, मैं पढ़ाता भी हुई है कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स भी मैटर करता है। मैंने देखा है स्टेज 4 डिजीज मतलब विच इज़ मेटास्टेटिक, जी सर, उसमें 28% 5 ईयर सर्वाइवल है।
ओके। अगर आपको मेटास्टेटिक डिजीज भी है तब भी 5 साल पे इतने लोग जिंदा रहते हैं। क्या बात। तो आपकी बॉडी में कुछ है, आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, दैट मैटर्स। सो इसलिए हमें डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, माइंडसेट, पॉजिटिविटी, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं आप, सकारात्मकता कितना। माइंडसेट भी है, बॉडी के अपने इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी हैं। जी सर। मेलिग्नेंसी में जी। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट मैटर्स, वो मैटर करता है। क्योंकि मेलिग्नेंट जो सेल्स हैं, दे आर रिकग्नाइज्ड एज ए फॉरेन बॉडी बाय द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, तो दे ट्राई टू किल दैट सेल। वो चीज़ें हैं। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। तो ऐसा है, ब्रेस्ट कैंसर में कोई डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है कि हो गया। तो मुझे पता है बहुत सारे पेशेंट्स कि वो सर्जरी के बाद गुड 25 ईयर्स 30 ईयर्स, वो एक ठीक है, अगर 40 साल की एज पे किसी को होता है और वो 25-30 साल निकालता है, सो दैट्स अ गुड इनफ थिंग। आपने इम्यून सिस्टम की बात की, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात की, क्या उनको बढ़ा के और लाइफस्टाइल चेंजेस करके इसमें कुछ और बेहतर करा जा सकता है, और वो तरीके क्या हैं जिससे ये चीज़ करी जा सकती है? देखो, अल्कोहल, जी स्मोकिंग, जी। कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं जो इल अंडरस्टूड है। कुछ है इनडायरेक्ट इफेक्ट जिसके बारे में मैं एम्पिरिकली कहता हूँ कि ये मदद करेंगे, जी सर। बट हाउ डू दे डू इट मुझे मालूम नहीं है। हम कीमोथेरेपी सबको लगाते हैं, किसी को कोई रिस्पांस होता है, किसी को कोई रिस्पांस होता है। आफ्टर ऑल बॉडी में तो फर्क है ही है। आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी, अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग जो इम्यूनोथेरेपी भी है, जी सर। वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि ट्यूमर हैज़ गॉट एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, जी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हम देंगे तो वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली इसके ऊपर है। तो वो जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, तो वो सेल्स में है। अब वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को हमारा इम्यून सिस्टम क्या रिकग्नाइज करता है, कई बार वो चीज़ें थोड़ी सी इल अंडरस्टूड है। अभी वो साइंस की बैकिंग नहीं है उसके पीछे। हाँ, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे अभी जी। और आगे चलेंगे, माइट भी आगे फर्दर रिसर्च होगी और इस चीज़ को हम आगे और एक्सटेंड करेंगे, तो दिस विल बी बेनिफिशियल इन ऑल अदर कैंसर। सर, रोबोटिक सर्जरी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हम देख सकते हैं फ्यूचर जो काम हो रहा है ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट रोबोटिक ब्रेस्ट तो एक सुपरफिशियल ऑर्गन है। जी सर। इसमें मैं रोबोटिक्स के बारे में आज तो नहीं कह सकता। जी सर। मैं आज अगर मैं रोबोटिक के बारे में ओपिनियन दूं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गिव, क्योंकि अभी रोबोटिक हर जगह नहीं है। जी सर। रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो क्योंकि ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है सुपरफिशियल, जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर कितना काम करेगी। ये तो जरूर है कि हमने उसका सीटी स्कैन कराया, एमआरआई करवाया, जी। तो उसको टेली रेडियोलॉजी से रिपोर्ट करा लिया। अगर उस तरह की एआई अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट अगर हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बट अदरवाइज दिस बीइंग ए सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, ये दिस एमिनेबल टू पैल्पेशन बाय एनी सर्जन एनीबडी एंड ही कैन डायग्नोज। सर, आपने बहुत पेशेंट के पर्सपेक्टिव से भी और मेरे को भी बहुत सारे इंसाइट्स आज मिले हैं ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित। अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो जर्नी एज ए डायरेक्टर शुरू हुई है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको कैसा अनुभव रहा जैसे आपने ज्वाइन किया 8 महीने में, और आपकी उपलब्धियां जो आप वैसे तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूं कि क्या क्या आपने काम किए, कितने आप सेटिस्फाई हैं, और क्या क्या आप आगे के समय में जितना कार्यकाल आप देने वाले हैं, क्या क्या योजनाएं आपके पास हैं, एज ए डायरेक्टर आप कैसे देखते हैं? मैं जब प्रोफेसर से डायरेक्टर बना जी तो इट वाज ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जी। फ्रॉम ए टीचर टू एडमिनिस्ट्रेटर। डिफरेंट प्रोफाइल, डिफरेंट वर्क, मुझे लिमिटेड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस था। बट जब मैं आया तो मुझे धीरे धीरे काम करने का मौका मिलता रहा, और मुझे ये लगा कि अगर आप अपनी विजडम को निस्वार्थ यूज़ करो जी, और आपके अंदर ज़ील है काम करने की, तो आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर। मैंने इन्हीं चीज़ों को साथ लगाया। जी सर। पर्सनल कुछ भी अपना कोई एजेंडा नहीं रखा सिवाय इंस्टीट्यूशनल हित के लिए, बहुत बढ़िया। और उसमें मुझे अपने जितने भी कर्मचारी अधिकारी कल्पना चावला में हैं
उनका सबका भरपूर साथ मिला उस जर्नी को तय करने में। कुछ चीज़ें थी मेरे मन में जो इंस्टीट्यूट के हित में है, कर्मचारियों के हित में है, वो मैंने विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स जो चीज़ वेलफेयर के लिए थी वो सब की। हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले मैंने आते ही उसको एड्रेस किया और एक रेडियोलॉजिस्ट को मैंने डेपुटेशन पे बुलाया। अभी हमारे पास 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड हमारे हॉस्पिटल में होते हैं जी सर। CT MRI पहले भी हो रहे थे, रिपोर्टिंग बाहर से हो रही थी, वो भी अभी काफ़ी अंदर से होते हैं। और उस रेडियोलॉजिस्ट के आने से फिर मैंने डिप्लोमा के लिए 2 सीट के लिए DNB में अप्लाई किया, ताकि अगर 2 डिप्लोमा आ जाएँ पर ईयर तो हमारी मैन पावर बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो आज एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो हर जगह होती है, वो यहाँ नहीं हो पा रही थी, वो स्टार्ट कराई। उसके लिए एक लैब टेक्नीशियन को ट्रेनिंग के लिए भी भेजा, उसको भी यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है। थैलेसीमिया जी जो है मदर्स के बच्चे होते हैं, तो थैलेसीमिया का डायग्नोसिस कराने के लिए एक कमेटी बनाई और एंटीनेटल स्क्रीनिंग के लिए इंस्ट्रक्ट किया गायनी डिपार्टमेंट को कि आप एंटीनेटल स्क्रीनिंग करें, चेक कराएं और बोन मैरो टेस्टिंग भी पैथोलॉजी में करवाई, सो दैट आगे के लिए पेशेंट्स को ये सुविधा मिले। जी सर। तो हमारे पास पूरी कैपेसिटी जितनी एक मेडिकल कॉलेज के अंदर होनी चाहिए टीचिंग को लेके, या पेशेंट को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, उनकी काबिलियत की हो, वो सारी हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पूरी दे पा रहे हैं अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ, या भी कुछ काम होना बाकी है? मेडिकल फील्ड इज़ ए वेरी वास्ट फील्ड। जी सर। अगर हम ये कहें कि किसी भी हॉस्पिटल में सब कुछ है जी तो कभी कभी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जी सर। क्योंकि सब कुछ का मतलब सब कुछ। जी सर। तो कल्पना चावला एक टर्शरी केयर सेंटर है, एक टर्शरी केयर सेंटर के लेवल की फैसिलिटीज़ वहाँ हैं और एडवांस्ड केयर वहाँ पे मिलती है। उसकी हमारे पास वर्ल्ड क्लास आज इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, चाहे वो पीडियाट्रिक है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो सर्जिकल है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं विद वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स। आपकी भविष्य की कुछ योजनाएं हैं जो आप करना चाहते हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एज ए डायरेक्टर? मेरी योजना ये है कि मैं सारे डिपार्टमेंट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करना चाहता हूँ। ग्रेट सर। अभी इस साल हमारी MD पीडियाट्रिक्स की भी 2 सीट अप्रूव होकर आ गई हैं। जी मेरी योजना ये है कि पेशेंट्स को यहाँ कार्डियक कैथ लैब मिले। बहुत बढ़िया। मेरी योजना ये है कि न्यूरोसर्जिकल फैसिलिटीज़ यहाँ कम से कम मिले, क्योंकि ये आज न्यूरोसर्जिकल या कार्डियक फैसिलिटीज़ जो हैं ये वाली, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हो गई हैं। एंड बिकॉज इट इज़ ऑन द हाईवे, जी, तो ट्रॉमा केसेस हमारे पास आएंगे और अगर हम उनको डील करे बिना उनको रेफ़र करेंगे तो वो हमें खुद को ही बुरा लगता है, क्योंकि एक हेड इंजरी की वजह से कई बार हमें शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसकी जो दूसरी इंजरीज हैं वो भी हमारे से फिर नहीं ट्रीट होती हैं, क्योंकि जब ट्रॉमा होता है मल्टीपल और उसमें पेशेंट का कई बार प्रेशियस टाइम भी लूज़ होता है और कई बार पेशेंट्स को किसी प्राइवेट के में पैसा भी खर्चना पड़ता है। तो मेरी प्रायोरिटी है कि न्यूरोसर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट लाएं, और गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट से मेरी कई बार बात हो चुकी है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कीन कि न्यूरोसर्जरी और जो कार्डियक कैथ लैब है ये यहाँ शुरू हो, ताकि मरीजों को बेनिफिट मिले, पूरी सुविधा मिल सके, उनको बाहर ज़्यादा दिल्ली चंडीगढ़ ना जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े जी। और मैं तो ये कहता हूँ वाई पुअर, एवरीबडी शुड गेट द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वाई पुअर। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में कि उनको जो है ये सुविधा हॉस्पिटल में मिले, ताकि वो स्वस्थ रहें और टाइमली अपना ट्रीटमेंट लेके और स्वस्थ होकर घर जाए।
ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जाना, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हर सुविधा उनको मिले। सर, मेडिकल एजुकेशन को लेके आप एजुकेटर रहे हैं, आप प्रोफेसर रहे हैं, आपने टीचिंग की है, उनकी चुनौतियाँ क्या हैं? और आपका, क्योंकि आपने ये कहा कि आपको टीचर होना ज़्यादा पसंद है, आपके दिल के क्लोज है वो, तो उसमें आपके अनुभव कैसे रहे एज एन एजुकेटर, हम आपसे जानना चाहेंगे उस जर्नी के बारे में। इतनी सारी चीज़ें आप कैसे कर पाते हैं? डायरेक्टर वाला काम भी आप देख लेते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ भी आप देखते हैं, और उधर आप बच्चों के साथ भी आप इंटरेक्ट करते हैं, तो ये कैसे कर पाते हैं सारा? मैंने जब टीचिंग शुरू की, मेडिकल टीचिंग, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंटशिप से शुरू होता हूँ जी। जब मैं स्टूडेंट था तो हमारा एक डिफरेंट एरिना था स्टडीज़ का, जी। जहाँ देयर वाज ए गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। मेरी अपनी कुछ सोच थी टीचिंग के एज ए स्टूडेंट कि अगर ऐसा हो तो ये अच्छा हो। जी। तो वो सोच मैं लेके जब मैं टीचर बना तो उस सोच को लेके मैं आगे बढ़ा। भी बच्चों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, वो चीजें आपके मन में थी, मेरे मन में ताकि थी, उनको आप रेक्टिफाई कर सको, बेटर उसके लिए काम कर सको। मेरे मन में थी कि क्या क्या समस्याएं हो सकती जी हैं। जी जी। तो मैंने ये कोशिश की, जैसे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग बच्चों को ये समझ नहीं पाते कई बार जी कि उस बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम ए स्टूडेंट एट ए सर्टेन स्टेज। जी सर। तो मैं अपनी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फाइनल ईयर, जो मुझे समझ में आता था, जो मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, मैं अपनी टीचिंग को उसी तरह से स्टेप लैडर पैटर्न में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, कि ये सोच के कि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट दिस स्टेज क्या होगा। जी सर। सेकेंडली, हमारे टाइम में कॉलेज में जी फंक्शंस नहीं होते थे, सेलिब्रेशंस कम होती थी, क्योंकि उस टाइम एटमॉस्फेयर ऐसा था। जी सर। तो मैं अपनी टीचिंग जर्नी में मैं कोशिश करता हूँ कि सेलिब्रेशंस, पर्टिकुलरली एज ए डायरेक्टर, क्योंकि अब मैं चेयरपर्सन एडमिनिस्ट्रेटर की करनाल में आके मैंने किया, कि जैसे होली है तो होली को पहले दिन हमने सांस्कृतिक संध्या की है, वाइट कोट सेरेमनी की है, स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेशन किया, अभी नेशनल स्पेस डे को हमने पोस्टर कंपटीशन कराया। तो एक वो एंटरटेनमेंट का, ताकि उनको हमारा रूप ये भी दिखे कि हम ये भी केयर करते हैं बच्चों की। बहुत बढ़िया। गार्जियनशिप, ये जो गार्जियनशिप है ये भी देनी जरूरी है। बहुत बढ़िया। बच्चों को प्रोफेशनली पढ़ाएंगे। मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ एक चीज़ में। कई लोग बच्चों को ये कहते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, या कई बार माँ बाप भी कहते हैं तू फेल होगा क्या क्लास में, माँ बाप भी कहते हैं। मैं इस फेल वर्ड को, नेगेटिव वर्ड को मैं कभी भी अपने मुंह पे नहीं लाता। बहुत बढ़िया। मैं अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और यही बात कहता हूँ, कई टीचर कहते हैं ये फेल कर दिया, ये ऐसा हो गया, मैं कहता हूँ कि तुम बताओगे तो पास हो जाओगे, और तुम नहीं बताओगे तुम पास नहीं होंगे। मैंने ये फेल वर्ड निकाला है। फेल से मुझे लगता है बच्चे को डिमोटिवेशन मिलती है। बात मैंने वही कही है। ये बात बहुत बढ़िया आपने, और ये टेक अवे भी दोस्तों हो सकता है कि एक तो सर से जो सीखने की बात ये है कि स्टूडेंट एज ए प्रोफेसर जब वो आए तो वो ये चीज़ लेके आए कि बच्चों को किन लेवल पे जाके उनको पढ़ाना है। अब किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को आप पीएचडी वाली पढ़ाई देना शुरू कर दो तो उसके ऊपर से चली जाएगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक अच्छा टीचर वही माना जाता है तो बच्चे के स्तर पे आके उसको एजुकेट करें। और दूसरा वो कहते हैं कि गार्जियनशिप, बच्चे को एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट दें और ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें ताकि हर डायमेंशन के अंदर वो बेटर कर सके। सर ये तो आपने एज ए एजुकेटर अपने अनुभव बताए और बहुत ही बढ़िया तरीके से।
हम अब चलते चलते आपकी व्यक्तिगत आपकी जीवन के बारे में, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या आपकी आइडियोलॉजी है, कैसे आप जीवन को देखते हैं, कैसे आप समाज को देखते हैं, और साथ साथ आपकी रिटायरमेंट एज जब आएगी उसके बाद आपके क्या प्लान है, तो हम चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में एक शुरू से ही एक अपनी ड्यूटी बाउंड। आज मेरे एक मित्र ने कहा कि यू आर वेरी पंक्चुअल। जी सर। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं तो शुरू से पंक्चुअल हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा नहीं। तो मैंने एक ध्येय बना रखा है जीवन का। जी सर। पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। क्या बात, डू नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट। क्या बात है, क्या बहुत शानदार। जो जीवन के सबसे शानदार वर्च्यूज़ हैं, हमारे सनातन में भी हैं, वो आपने सब इकट्ठे करके अपने जीवन का आधार बनाया। तो ये चार जो हैं मेरे जीवन में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जी सर। पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ये बात मैं चार जो है ये इसी सीक्वेंस में बोलता हूँ। क्या बात है। और अपने बच्चों को भी कहता हूँ, ये मेरे जो अपने बच्चे हैं 3, बहुत बढ़िया। मैं उनको भी कहता हूँ कि बेटा पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और यंगर एज, जब मेरा बेटा कहता है मैं रात को 12 बजे काम करके आया, जी सर, तो मैं बड़ा खुशी खुशी उसको कहता हूँ कि बेटा तू यंग है, तेरी उम्र है काम करने की, तेरे को करना चाहिए। बहुत बढ़िया। पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, बहुत शानदार। इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ये मैं इस प्रिंसिपल पे चला हूँ। मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, सुनने का। और मैं अपनी व्यस्तता के कारण कभी म्यूज़िक मैं बजाना भी चाहता था, मैं सीख नहीं पाया। मैं आपसे एक अपना फैक्ट रिवील कर रहा हूँ अभी। ठीक है सर। पिछले करीबन 15-16 दिन से मैंने एक म्यूज़िक टीचर को बुलाना शुरू किया है। क्या बात है। और मैं आजकल कैसियो सीख रहा हूँ। चलो हम चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी बड़े अच्छे से चले, और जब आपसे नेक्स्ट मुलाकात हो तो कैसीनो पे एक गाना हमारे लिए आप बजाएं। मैं अभी सारेगामा पाधा निसा मैं बजा लेता हूँ। क्या बात। आज भी मैं सुबह प्रैक्टिस करके आया हूँ। क्या बात। और म्यूज़िक से मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट करता हूँ तो मेरे पास कारवां है, तो 20-25 मिनट में है वो गाने मेरे चलते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। और मैं पुराने गाने सुन के बिल्कुल खुश होता हूँ, मस्त रहता हूँ। तो वो म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लांट्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे अपने घर में आई हैव गॉट अ गुड कलेक्शन ऑफ दिस प्लांट्स। और मुझे प्लांट्स की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। जब मैं कोई प्लांट लगाता हूँ जी, तो उसके अंदर जब नए पत्ते आते हैं तो उससे मुझे ग्रोथ की फीलिंग आती है। मुझे पॉजिटिव वाइब मिलती है कि दिस आई हैव डन समथिंग। मैंने उसको प्लांट किया, नाउ दैट थिंग इज ग्रोइंग। तो मैं उस ग्रोथ से, उसके प्लांट की ग्रोथ से मुझे लगता है कि बड़ी एक खुशी की बात है। और ये मैंने आपको मैं एक अपना एज ए टीचर, एज ए सर्जन, एज ए सीनियर आपको एक फ़लसफ़ा बताता हूँ। नॉर्मली जो सीनियर टीचर्स होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, कई बार सारे लोग तो ऐसे नहीं होते, वहाँ जूनियर पनप नहीं पाते, कहते हैं बड़े पेड़ की छाया में छोटा दब जाता है। जी। मैंने एज ए सीनियर टीचर मैं कैटेगरिकली कह रहा हूँ ये। जी सर। कि चूँकि हमारे टाइम से फिर डेवलपमेंट होती गई, टेक्निक्स आती गई, तो जब मेरे यंगर कलीग्स थे, यंगर सर्जन्स थे, अगर वो कोई अपनी नई टेक्निक से कोई ऐसी सर्जरी कर रहे थे जिसके लिए मैं वेल वर्स नहीं था, तो मैंने कभी किसी को रोका नहीं। बहुत बढ़िया सर। किसी को नहीं। एक अच्छे लीडर की दोस्तों पहचान यही होती है कि वो नए लीडर तैयार करता है। तो ये बात सर ने बड़े अच्छे से कही कि वो जो नए डॉक्टर्स थे वो अपने तरीके से वो सर्जरी करते थे, उन्हें वो अप्रिशिएट करते थे। और दूसरा बात, एक बीज के अंदर पेड़ बनने की संभावना होती है, वो चीज़ भी सर ने बड़े अच्छे से महसूस की है और वो मैसेज हम सब के लिए छोड़ा भी है। आपकी रिटायरमेंट के बाद आप क्या करने वाले हैं, तो वो एक बार थोड़ा सा और हमारे। मेरी रिटायरमेंट 65 पे है गवर्नमेंट से। जी सर। दैट इज गॉट, नाउ आई एम रनिंग 63rd। जी। सो दैट इज गॉट 2 years एंड टू बी एग्जैक्ट 5 months। जी सर। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। उसके बाद फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, 70 years तक रहते हैं। फिर पीजी के लिए DNBs होती हैं। दैट इज मेरा एम क्या है? मेरा एम ये है कि मुझे ना काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ यंग सर्जन। मैं जब पीजी कर रहा था तो मुझे कई चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो मैंने उनके अंदर अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके अपनी एक विजडम डेवलप करके मैंने उसको उस तरह से सोचा जिस तरह से मैं समझना चाहता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी।
तो मैं आज अब स्टूडेंट्स को ये मान के कि आज वो वहाँ हैं जहाँ मैं था, तो मैं अपनी विजडम से उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत लेके आता हूँ, बहुत बढ़िया। और केवल कॉमन सेंस से। और मैं आगे चाहता हूँ कि ये विजडम मैं बिखेरता रहूँ। इसके लिए आपने कलेक्शन या बुक के रूप में ऐसा कुछ दिया है जो आपने ये विजडम कलेक्ट करी? आई एम पुअर इन दैट। इतना ऑनेस्ट आंसर भी एक बहुत ऑनेस्ट आदमी दे सकता है, आमतौर पे मिलता नहीं। आई एम पुअर इन दैट। क्या तो वो मैं बुक नहीं मैंने कभी लिखी। सर के साथ बहुत बढ़िया ये पॉडकास्ट रहा, और मेरी उम्मीद भी यही है कि जैसा मैंने बहुत कुछ समझा सीखा, तो आपने भी बहुत कुछ यहाँ से टेक अवेज लिए होंगे। आप अपने जीवन को के अंदर उनको उतार पाएँ, उनको लेकर और ज़्यादा बेहतर इंसान बन पाएँ, और अगर आपको कोई जीवन के अंदर एस्पिरेशंस हैं तो उनको आप पूरा कर पाएँ। और हमारी गीता में कहा गया है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी मुक्ति के साथ साथ समाज का भी भला हो और हम ऐसे ही सुगंधि बिखेरते रहें। तो डॉक्टर M.K. गर्ग, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर, आज हमारे बीच आए और हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने जीवन के हर आयाम पे बात की। एज ए सर्जन हमने उनसे सवाल पूछे, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनसे हमने सवाल किए, एज एन एजुकेटर उनसे सवाल किए, और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जाना। सर बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, आपने समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।